नमस्ते, मेरा नाम है दिशा बंसल, ITA जूनागढ़ महिला के स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड की इंस्ट्रक्टर। इससे पहले हमने किया था लेसन 2, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। उसका फर्स्ट पार्ट था बेसिक इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजी, जो हमने अच्छे से पूरा किया। आज हम करेंगे उसका दूसरा पार्ट, जिसमें कि हम स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड टूल्स के बारे में जानेंगे, उनका क्या यूज़ है और उनके साथ हमें किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। टूल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, ड्राइंग टूल्स, स्टिचिंग टूल्स एंड फिनिशिंग टूल्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स मतलब वो टूल्स या वो औजार जो नाप लेने के काम आते हैं। मैं एक और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए टूल्स। तो कुछ इंडस्ट्रियल टूल्स मैं आपको यहाँ खुद दिखाऊंगी। जो टूल्स मेरे पास हैं वो मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन देने के टाइम आपको वो टूल्स दिखाऊंगी भी। सबसे पहले है मेजरिंग टूल्स में मेजरिंग टेप, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मेजरिंग टेप। आप सबने देखा होगा टेलर्स के पास। इसमें इस साइड जो मेजरमेंट्स दिए हैं वो इंचेस में हैं और इसके दूसरी साइड पर जो मेजरमेंट्स होते हैं वो इंचेस और सेंटीमीटर्स में मिक्स होते हैं। जो दूर दूर ज़्यादा गैप पर हैं वो इंचेस और जो पास पास थोड़े कम गैप के साथ है वो सेंटीमीटर। उसके अलावा एक नॉर्मल बेसिक स्केल जो मेजरिंग टूल के साथ साथ ड्राइंग टूल में भी यूज़ हो सकता है, जिससे हम मेजर भी करते हैं और स्ट्रेट लाइन लेने में हमको हेल्प भी करता है। उसके बाद आता है एल स्क्वायर। ये एल आकार का होता है, इसलिए इसका नाम एल स्क्वायर है। इसमें भी सारे मेजरमेंट्स मेंशन्ड हैं, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी। ये स्केल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री के मेजरमेंट्स ड्रॉ करने के लिए। इसमें यहाँ ये जो कर्व्स हैं ये लेग, थाई, काफ और हिप के कर्व्स ड्रॉ करने के भी काम आते हैं। और एक है उसे बोलते हैं लेग कर्व या फिर हिप कर्व। वैसे लेग कर्व हिप कर्व अलग अलग भी आते हैं, पर दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। वो भी हमारे हिप के और लेग के कर्व्स के हिसाब से होते हैं। ये 2 स्केल ऐसे हैं जो मेजरिंग के साथ साथ ड्राइंग के काम भी आते हैं। ये मेजरिंग टूल्स का हिस्सा भी है और ड्राइंग टूल्स का हिस्सा भी। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग टूल्स। जैसे कि मैंने आपको कुछ स्केल्स दिखाए जो मेजरिंग के साथ साथ ड्राइंग में भी यूज़ होते हैं, स्ट्रेट लाइंस, 90 डिग्री एंगल और वेरियस कर्व्स। उसके अलावा एक ये होता है फ्रेंच कर्व। ये कर्व आपको आर्म होल, नेक लाइन और ऐसे दूसरे छोटे बड़े कर्व्स ड्रॉ करने में ईजी होता है। इसके हेल्प से आप कर्व्स एकदम फ्लुएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। इसे बोलते हैं फ्रेंच कर्व। उसके अलावा है हमारा पेन, पेंसिल या फिर टेलर्स चॉक। ये चीज़ें भी हैं जो हम ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेन, पेंसिल बहुत रेगुलर है, आप सबने देखे होंगे। कोई भी रेगुलर पेन, बॉल पेन, जेल पेन, पायलेट पेन आप यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल्स आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। टेलर्स चॉक आप सबने टेलर के पास देखी होगी, इस तरह की होती है। ये मेरे पास है, वो स्क्वायर है, ट्राइंगल, सर्कल, अलग अलग शेप में आती है ये टेलर्स चॉक। उसके बाद आता है ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील इस तरह का व्हील होता है। यहाँ पर ये इसमें जिगजैग टेक्सचर है, ठीक है। ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है, मैं इसे कितना भी तेज़ प्रेस करूँ तो कटने का या कोई रिस्क नहीं है इसमें, ठीक है। ये इस तरह से फैब्रिक पे चलाकर पेपर ड्राफ्ट से फैब्रिक पर या पेपर टू पेपर और फैब्रिक टू फैब्रिक कोई भी पैटर्न को ड्रॉ करने के, ट्रेस करने के काम में आता है। ये पेपर टू पेपर करना है तो आप इसे डायरेक्ट चला सकते हैं। पेपर टू फैब्रिक करना है तो आप कोई भी कलर का कार्बन पेपर बीच में रख सकते हैं ताकि फैब्रिक पे उसका इम्प्रेशन आ सके। बेटर होगा अगर हम वाइट और क्रीम कलर का कार्बन पेपर यूज़ करें, क्योंकि वो कार्बन पेपर खुद अपना कलर फैब्रिक पे नहीं छोड़ेगा और फैब्रिक पे कोई दाग नहीं लगेगा। मेजरिंग और ड्राइंग दोनों टूल्स में हम एक ये वाला टूल भी यूज़ कर सकते हैं जिसको टेलर्स कार्ड स्केल बोलते हैं। ये आपको एक पर्टिकुलर ओरिजिनल लाइफ साइज मेजरमेंट की जगह
छोटे स्केल में करके देता है, जैसे कि ये 1:10 इन सेंटीमीटर्स एंड दिस वन इज, इसका रेशियो है 1:5 इन सेंटीमीटर्स। मतलब आपका 5 टाइम्स और 10 टाइम्स कोई भी लाइफ साइज जो साइज़ है वो आप 5 टाइम्स या 10 टाइम्स छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ टेस्ट फिट के लिए या सीखने के लिए बनाना है तो आपका ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट ना हो तो फुल लाइफ साइज करने की जगह आप ये मॉडल साइज बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप उसको लाइफ साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल मार्किंग ड्राइंग के लिए है ये पैटर्न नॉचर। ये वैसे तो पेपर को काटने का काम करता है, पर क्या होता है कि कुछ होते हैं जो गारमेंट के पार्ट्स के जॉइंट होते हैं, जैसे कि शोल्डर पे स्लीव जॉइन करना। तो आपका शोल्डर का सेंटर और स्लीव का सेंटर हम इस नॉचर की मदद से मार्क करते हैं, ताकि स्टिचिंग के टाइम जो सिलाई मास्टर है, जो स्टिचिंग करने वाला कारीगर है, उसको वो नॉचेस दिखे और वो उनको मैच करके सही फिटिंग दे सके। मैं आपको इस ब्लैंक पेपर पे दिखाऊंगी कि इसका इफ़ेक्ट कैसे आता है। इस तरह का अगर आप निशान लगा लेते हैं अपने ड्राफ्ट पे तो ट्रेसिंग और स्टिचिंग के टाइम ये हमको कुछ पॉइंट्स मार्क करने में हेल्प करता है। तो अभी हमने मेजरिंग टूल्स और ड्राइंग टूल्स जाने हैं। उनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपके मेजरिंग टूल्स हैं वो नाप लेते वक्त आप एकदम स्ट्रेट रखें, वो आपके परफेक्टली मेजर्ड हों ताकि आपके मेजरमेंट्स परफेक्ट आएँ। और ड्राइंग टूल्स में ज़रूरी है कि वो टूल्स शार्प हों और एग्जैक्ट हों, ताकि आप जो भी मेजरमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं या फैब्रिक और ड्राफ्टिंग पेपर पे मार्क कर रहे हैं वो एग्जैक्ट माप हो और आपसे कोई गलती ना हो। अब हम आते हैं कटिंग टूल्स पर। कटिंग टूल्स में सबसे बेसिक है, जो शायद आप सबको पता भी होगी, सिज़र यानी कि कैंची। आप इस तरह की कोई भी कैंची यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो टेलर्स यूज़ करते हैं वो हेवी वेटेज वाली गोल्डन कलर की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी बस ये है कि आपकी जो सिज़र है ये शार्प होनी चाहिए ताकि आपकी कटिंग एकदम परफेक्ट आए। दूसरा टूल है हमारा जिगजैग सिज़र। ये देख रहे हैं आप, ये जिगजैग कैंची, जिगजैग सिज़र है। ये कापड़ को या फैब्रिक को और पेपर को जिगजैग काटने के काम आती है। एक्चुअली जिगजैग फिनिशिंग या जिगजैग एजेस काटना एक टाइप की फिनिशिंग है जिसे पिंकिंग भी कहते हैं। इसलिए इस सिज़र को कई बार पिंकिंग शेयर्स के नाम से भी जाना जाता है या पिंकिंग सिज़र्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा आता है थ्रेड कटर। ये थ्रेड कटर एक छोटा सा टूल है जो ऐसे फटाक फटाक से स्पीड में कोई थ्रेड्स काटने के काम आता है। तो जब कारीगर मशीन पे बैठे हैं, सिलाई कर रहे हो, उनको फटाफट सिलना होता है स्पीड में और जल्दी जल्दी काटना होता है, उस टाइम पे इस तरह की सिजर्स उन्हें हैवी लगती हैं। इसमें बार बार ऐसे हाथ फिट करना, निकालना, इससे उनकी स्पीड थोड़ी भी कम होती है, इसलिए उनको ये कम ईजी लगता है, फटाक से काट दिया। इसे मशीन के पास रखना ईजी है, हैंडी है और साइज़ भी इसका रीज़नेबल है, वेटेज कुछ नहीं है और शार्प है और थ्रेड कटिंग में बहुत ही उपयोगी है। कटिंग टूल्स में ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि आपके सारे टूल्स शार्प होने चाहिए, तभी आपकी कटिंग एकदम सही होगी, फैब्रिक में फ्रेंग नहीं होगी और परफेक्ट क्रिस्प एंड शार्प कटिंग होगी। ये टूल शार्प हो, इसके बाद आपको सेफ्टी प्रिकॉशन ये रखना ज़रूरी है कि कोई भी काम करते समय, ये कटिंग टूल्स यूज़ करते समय आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके काम पर हो। ध्यान से करें ताकि आप अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को, अपने खुद जो गारमेंट्स पहने हैं उसको, या गर्ल्स हैं तो अपने बालों को डैमेज ना कर ले और कहीं गलती से वो ना कट जाए। चलिए, तो अब हम आते हैं स्टिचिंग टूल्स पर। स्टिचिंग टूल्स वो छोटे छोटे औजार जो हमको स्टिचिंग में हेल्प करते हैं, जिसमें एकदम बेसिक है ये थ्रेड रील, जिसको हम मशीन पर सेट कर सकते हैं या फिर हैंड स्विंग के भी काम आती है। सेकंड है हैंड नीडल, जो ऑलमोस्ट सबने देखी होगी, सबको पता है इसका यूसेज क्या होता है, पर फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको इसका एक सैम्पल दिखा सकूँ। ठीक है, फिर आती है आपकी मशीन नीडल। ये अलग अलग साइजेस में, दोनों ही हैंड नीडल हो या मशीन नीडल, अलग अलग साइजेस में आती हैं। अलग अलग फैब्रिक के हिसाब से इनके साइज़ का यूसेज और प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट डिपेंड करता है। नेक्स्ट है बॉबिन और बॉबिन केस।
ये चीज़ तब यूज़ होती है जब आप मशीन से सिलाई करें। हैंड स्टिचिंग में इसका कुछ काम नहीं है। मशीन से स्टिचिंग करते वक्त 2 लेयर होती है थ्रेड्स की, एक थ्रेड जो ऊपर से आता है, एक थ्रेड जो नीचे से फीड किया जाता है। तो जब आप ये दोनों यूज़ कर रहे हैं, इसको बॉबिन बोलते हैं, इसको बॉबिन केस, ये इसमें इस तरह से सेट होता है, फिर इसका एक प्रोसेस होता है और उसके बाद ये मशीन में लगाया जाता है। नेक्स्ट है ये सीम रिपर, इसका कैप है, ये ओरिजिनल एक्चुअल सीम रिपर कैप के अलावा, ठीक है। इसका ये वाला जो पार्ट है ना, टिप, ये आपकी सिलाई जो भी आपने स्टिचिंग की है उसको खोलने के काम आता है। अगर आपसे कोई गलत सिलाई हो गई है तो आप वो सिलाई खोल सकते हो। ये सीम को रिप करना, सीम मतलब सिलाई, रिप मतलब उधेड़ना। तो अगर आपसे गलत सिलाई हो गई तो आप उससे इसको खोल सकते हैं, उधेड़ सकते हैं। इसमें इस जगह पर एक शार्प एज होता है जो कटर का काम करता है। जब आप सिलाई पूरे यहाँ तक धागे को ले आते हैं तो वो अपने आप कट जाता है। इसके इस मैकेनिज्म और इस प्रोसीजर की वजह से इस सीम या सिलाई को खोलना उधेड़ना आसान होता है। और ये भी शार्प होता है, इसलिए इससे और चीज़ें ना कटें, इसको कैप करके रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है ये थिम्बल। ये थिम्बल मेटल का बना हुआ एक पीस है जिसको आप किसी भी फिंगर में ज़रूरत के हिसाब से पहन सकते हैं, थंब में भी पहन सकते हैं। ये कब काम आता है? ये हैंड स्टिचिंग और मशीन स्टिचिंग दोनों में यूज़ होता है। मशीन स्टिचिंग में ये फ़ायदा है कि जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो जब आप इस तरह से सिल रहे हैं तो आपका जो भी फिंगर या हैंड का जो पार्ट मशीन नीडल की तरफ हो, आप उसमें पहन लें और स्पीड में जाते हो। अगर इसमें टकरा भी जाती है नीडल तो इसमें टकरा के टूट जाएगी, पर आपके हाथ को नुकसान नहीं करेगी। जो हैंड स्टिचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको बार बार नीडल को कपड़े के थ्रू प्रेस करना होता है, जिससे उनको यहाँ मसल में और स्किन में पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर वो ये पहन के वो काम करेंगे और प्रेस करने का काम इससे करें तो उनको वो पेन नहीं होगा, वो उससे बच सकते हैं। स्विंग टूल्स में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन, फोकस आपके काम पर हो। आपका ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके, वरना आप खुद को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वरना अगर आप पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी सेफ्टी ज़रूर बनी रहेगी। अब हम आते हैं फिनिशिंग टूल्स पर। फिनिशिंग के टाइम सबसे पहले याद रखने वाली बात है कि कंटिन्यूस स्टिचिंग के प्रोसेस में कुछ जगह हमारे थ्रेड्स थोड़े एक्स्ट्रा रह जाते हैं, तो थ्रेड कटर की हेल्प से हम उन्हें फिर से काट के एकदम क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरी है कि हम अपने गारमेंट्स को आयरन करें। ये स्टीम आयरन है जो और किसी भी बेसिक आयरन की तरह काम करेगी। इसमें एक्स्ट्रा है पानी, जो ये पानी का इनलेट, पानी का आउटलेट। गर्म करने के बाद जब आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से स्टीम निकलती है। बाकी ये टेम्परेचर मैनेजमेंट किसी भी और नॉर्मल रेगुलर आयरन की तरह है। तो एक ये आयरन, और आयरन को रखने के लिए ये होते हैं रबर पैड्स जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में मास प्रोडक्शन होता है। आप हर एक छोटे बड़े गारमेंट को प्रेस करने के बाद आयरन बंद नहीं कर सकते, तो चालू हालत में उसको इन पैड्स पे, रबर पैड्स पे रख दिया जाता है, जिससे वो डैमेज भी नहीं पहुंचाते। और मास प्रोडक्शन में जैसे इनलाइन आपको आते जा रहे हैं गारमेंट्स, आप उनको प्रेस कर सकते हैं, उनको क्रिस्प और फिनिश्ड लुक दे सकते हैं। आपकी कोई भी स्टिचिंग और कोई भी फिटिंग आयरन करने के बाद गारमेंट पे और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके अलावा है हैंगर आपका आयरन हो गया गारमेंट, उसके बाद उसे हैंगर पे टांग देते हैं ताकि वो स्ट्रेट रहे, उसमें दोबारा कोई क्रीज ना आ जाए। और अगर आपको पैक करके रखना है तो फिर तीसरा फिनिशिंग टूल में या इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं हम ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन्स। प्लास्टिक पॉलीथिन्स होते हैं वो, उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके और कोई चीज़ का निशान नहीं लगेगा, पानी नहीं जाएगा, आपका गारमेंट सेफ़ है। ट्रांसपेरेंट है तो उसमें गारमेंट दिखता रहता है। फिनिशिंग टूल्स में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके जितने टूल्स हैं वो अपने आप में एकदम क्लीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि उसमें अगर कोई दाग लगा होगा या कोई गंदगी या धूल होगी तो आपका इतना अच्छा फिनिश्ड गारमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। दूसरे लेसन का दूसरा पार्ट यानी कि उसकी टूल्स का इंट्रोडक्शन भी यहाँ ख़त्म होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे बड़े टूल्स हैं, अलग अलग लेवल की मशीन्स होती हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा फैब्रिक के ऊपर। फैब्रिक का इंट्रोडक्शन, फैब्रिक किस टाइप के होते हैं, किस तरह बनते हैं, उनकी वीविंग कैसे होती है, एक्सेट्रा। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।